नमस्कार दोस्तों या बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में जाना। आज हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इस टेंस की पहचान क्या होती है, इस टेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं, और यदि एक ही समय में नमस्कार दोस्तों या बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया और उसके बारे में जाना। आज हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इस टेंस की पहचान क्या होती है, इस टेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं, और यदि एक ही समय में दो कार्य होते हैं, एक काम जो पहले होता है उसका अनुवाद कैसे करते हैं और बाद में होता है उसका अनुवाद करते हैं कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व भविष्य काल। इस टेंस की पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा या होगा, ई होगी, ये होंगे, यदि लगा रहे अंत में तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचानते हैं। जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, बच्चे किताब पढ़ चुके होंगे, बच्चे किताब पढ़ चुके होंगे, चुके होंगे। अब इस वाक्य को हम देख रहे हैं कि अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसको हम कह सकते हैं कि वह गया होगा, बच्चे किताब पढ़ चुके होंगे, बच्चे किताब पढ़े होंगे। अगर ऐसे वाक्य हमें मिलते हैं तो इन्हें हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में पहचानते हैं। अब ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करेंगे? तो अनुवाद करने के लिए हम लोग जानते ही हैं कि अनुवाद करने के लिए हमारे सामने चार तरह के वाक्य दिखाई देते हैं, जिनमें से पहला वाक्य हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इसे हम लोग स्वीकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अब कहते हैं ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द नहीं होता, ऐसा वाक्य जिसमें क्यों, कब, कहां जैसे शब्द नहीं होते। तो अगर ये दोनों ना हो तो वह वाक्य होता है हमारा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, स्वीकारात्मक वाक्य होता है। और ऐसे वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कर्ता लिखते हैं। कर्ता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। नंबर 2 पर हम लोग लिखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब इस टेंस की सहायक क्रिया हमारे पास 2 हैं, विल हैव और शैल हैव। हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और नंबर 3 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, यानी हम भी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जब परफेक्ट की बात आती है तो वहां पर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। और उसके बाद नंबर 4 पर लिखते हैं कर्म, अधर्म इत्यादि। आइए एक वाक्य देखते हैं। जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। अब इस टेंस की पहचान में पहले करना होगा हमें। अनुवाद करने से पहले हमें 2 चीजों पर जानना जरूरी है। नंबर 1, हम वाक्य की पहचान करें, और दूसरा होता है हम टेंस की पहचान करें।
तो हम देख रहे हैं जो हमारा वाक्य दिया गया है ये तो अफर्मेटिव का वाक्य है, क्योंकि इसमें नहीं से तो नहीं है। लेकिन टेंस कौन सा है, तो देख रहे हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके हैं, अंत में क्रिया के अंत में मिल रहा है, तो यह वाक्य हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसके अनुवाद करने के जो नियम होते हैं, सबसे पहले कर्ता, तो इस वाक्य में कर्ता कौन कौन जा चुका होगा, तो यहाँ पर वह, और वह कहीं होती है ही। फिर नंबर 2 पर सहायक क्रिया। हम जानते ही हैं कि इस टेंस में फ्यूचर के कोई भी टेंस भाग हो हमारा, उसमें जो है जो सहायक क्रिया लगती है हमारी, वह जो है कर्ता के अनुसार, अर्थात यदि कर्ता हमारा आई है और वी है तो इनके साथ हम क्या लाते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा कोई सेकेंड पर्सन हो या कोई थर्ड पर्सन का हो, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई नाम हो, चाहे यू हो चाहे दे हो, इन सभी के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्ता हमारा ही है, तो इसके साथ हम लोग क्या चलाएंगे, विल, और साथ में हैव जोड़ लेंगे, तो ही विल हैव, ही विल हैव। और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जा चुका, और जाने की होती है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हमारा अनुवाद हो गया ही विल हैव गॉन। अब एक वाक्य और हम देखते हैं। तुम लोग विद्यालय में दौड़ चुके होंगे, यह वाक्य हमारा दिया गया है। अब इसका अनुवाद हमें करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कर्ता तुम लोग हमने पहचान तो कर ही लिया, वाक्य भी जान गए हम लोग, तो यू, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, कर्ता हमारा यू है तो सहायक क्या लाएंगे हम लोग, विल का प्रयोग करेंगे, यू विल हैव। अब इसके बाद दौड़ना, और दौड़ना का तीसरा रूप रन, रैन, रन, RUN। तो यू विल हैव रन, रन कहाँ, विद्यालय में, इन द स्कूल। इस तरह हमारा अनुवाद हो गया। एक वाक्य और हम लोग देखते हैं। हम लोग, आप लोग नोट कर लें, हम लोग किताब लिख चुके होंगे, लिख चुके होंगे, यह वाक्य हमारा दे दिया गया। अब इसका अनुवाद हमें करना है, तो सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। हम देख रहे हैं कि वाक्य अंत में, यानी क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से शब्द मिल रहे हैं। और वाक्य हमारा कैसा, इस वाक्य में नहीं शब्द तो नहीं दिख रहा है, प्रश्नवाचक भी नहीं दिख रहा है, यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका अनुवाद करने सबसे पहले कर्ता इसमें कौन, हम लोग, कौन लिख चुका होगा, हम लोग, और हम लोग की क्या होती है, वी। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, यदि कर्ता कोई फर्स्ट पर्सन हो, यानी आई और वी से मिलता जुलता हो, या आई और वी हो, तो कहते हैं उसके साथ हम लोग जो है शैल का प्रयोग करते हैं, और साथ में हैव लगा देते हैं, तो वी शैल हैव, वी शैल हैव। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, उसमें मुख्य क्रिया क्या, कौन सा काम हो रहा है, या लिखने वाला काम हो रहा है, लिखने कार्य हो रहा है, तो क्या होता है, राइट, और राइट थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो वी शैल हैव रिटेन, क्या लिख चुके होंगे, कह रहे हैं किताब, तो वी शैल हैव रिटेन अ बुक, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह से यदि कोई वाक्य एक और देखते हैं हम लोग, मोहन गांव में घूम चुका होगा,
घूम चुका होगा। अब इसका वाक्य अनुवाद आप लोगों को करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपकी पहचान करना है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अनुसार आपने टेंस पहचान लिया। दूसरी बात, ये वाक्य कैसा है, इसमें नहीं और वो तो नहीं दिख रहा है प्रश्नवाचक, तो कैसा वाक्य हो जाएगा हमारा, अफर्मेटिव हो जाएगा। यदि वाक्य अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है तो और बात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कर्ता लिखना होगा। कर्ता इसमें कौन घूम चुका होगा, मोहन। और मोहन की क्या होती है, मोहन का मोहन कर दिया हमने। मोहन के अनुसार सहायक क्रिया, मोहन थर्ड पर्सन एक वचन की जैसा दिख रहा है, तो विल है, मोहन विल है। इस टेंस में एक वचन और बहुवचन का मायने नहीं रखता है, यहाँ पर्सन का खेल चलता है। यदि आई और वी है तो शैल, अन्यथा किसका लगाएंगे, विल है का प्रयोग करेंगे, चाहे करता एक वचन हो अथवा बहुवचन। तो मोहन विल है। फिर उसके बाद घूमना और घूमना जो होती है वॉक, और लगा देंगे WALKED, हमने वॉक कर दिया। कहा, गांव में, इन द विलेज, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से यह वाक्य हमारा अनुवाद हो गया। यही वाक्य यदि इस रूप में दे दिया जाए, चलिए इस वाक्य छोड़िए, हम देखते हैं यदि यही वाक्य हमारा निगेटिव में हो जाए। यदि वाक्य हमारा निगेटिव में होगा हम अनुवाद कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, तो कहते हैं यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 2 पर लिखते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखते हैं। और सहायक क्रिया में हम जानते हैं कि इसकी सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है, विल हैव और शैल हैव। लेकिन यह बात हमेशा ध्यान देते हैं कि सहायक क्रिया विल या शैल के बाद यह भी नॉट लिखना होता है, इसलिए हम लोग जो है विल या शैल के बाद यहाँ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग हैव लिखा करते हैं। नंबर 4 पर हो जाता है हमारा मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिख देते हैं, साफ लिख देते हैं। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और नंबर 5 में लिखते हैं कर्मधन इत्यादि को, कर्मधन इत्यादि। तो इस तरह से हमारा वाक्य अनुवाद हो जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। एक वाक्य देखा जाए, जैसे एक वाक्य हमारा है, वे लोग किताब नहीं ला चुके होंगे, नहीं ला चुके होंगे। वे लोग किताब नहीं ला चुके होंगे। देख रहे हैं इस वाक्य में नहीं शब्द आ गया है, अंत में चुका चुकी चुके शब्द मिल रहा है। तो ऐसे स्टेज में यह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया, पहचान में हम कर लिया। अब ऐसे वाक्य का अनुवाद करना है तो कहते हैं सबसे पहले कर्ता लिखें, यानी आप सब्जेक्ट पहले लिखें, तो हाँ इस वाक्य में सब्जेक्ट में कर्ता लिखेंगे। कर्ता वे लोग, और वे लोग लिखती है दे, हमने दे लिख दिया। दे के बाद सहायक क्रिया, हम जानते हैं टेंस सहायक विल और शैल होती है, और साथ में हैव लगा रहता है। दे विल, हम जानते हैं कि दे के साथ विल लगता है। दे विल नॉट, नॉट के बाद फिर हम हैव लगा देते हैं, दे विल नॉट हैव। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, अब इसमें मुख्य क्रिया में ढूंढना होगा क्या है मुख्य क्रिया, कौन सा काम हो रहा है,
लाने का काम हो रहा है। यदि इसमें लाने का काम हो रहा है तो लगन क्या होती है? ब्रिंग। और ब्रिंग का तीसरा रूप ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट है ब्रॉट, BROUGHT। तो दे विल नॉट हैव ब्रॉट, क्या नहीं ला चुके होंगे? कह रहे हैं किताब। यदि क्या से हमें कर मिलता है, ब्रॉट द बुक, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस जो वाक्य है हो जाएगा दे विल नॉट हैव ब्रॉट द बुक। यहाँ हमने एक बात नोटिस किया, ध्यान दिया कि जो सहायक क्रिया हमारी विल हैव शैल हैव होती है, विल के बाद नॉट लिख करके हमें हैव लिखना है। यह ध्यान देना है, चाहे विल हैव हो चाहे शैल हैव हो, विल के बाद या शैल के बाद नॉट लिख करके हमें हैव लगाना है। जैसे एक वाक्य और देख रहे हैं हम लोग, वे लोग अपने गांव में वे लोग अपने गांव में मैच नहीं देख चुके होंगे। वे लोग अपने गांव में मैच नहीं देख चुके होंगे। यह वाक्य थोड़ा हमें देखने में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन भले ही यह बड़ा दिख रहा हो, लेकिन हमें सबसे पहले तो इसकी पहचान करना होगा। बड़े वाक्यों को देखकर कभी हम डरते नहीं हैं कि इसका अनुवाद कैसे करेंगे। क्योंकि मुझे एक बात याद है, बहुत समय पहले बच्चों, एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि अच्छा बताओ, आज मैं रास्ते से आ रहा था और हमने एक इतना बड़ा खरगोश देखा। तो हम लोग कहे कि सर जी इतने बड़े खरगोश तो नहीं होते, इतना बड़ा खरगोश कहाँ होता है? कहा अरे कैसे नहीं होते? ओह मैं भूल गया, मैं तो हाथ लगाना भूल गया। देखो देखो, जो इतना बड़ा खरगोश हमें दिख रहा था, जो ही हमने ऐसे हाथ लगाया वो खरगोश कितना बड़ा हो गया। ऐसे ही हमारे ये वाक्य होते हैं, देखने में तो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं और देखने लगता है हम अनुवाद कैसे करेंगे, लेकिन नहीं, नियम कहता है कि आप उसको पहले पहचानना सीखो। आप पहचान यदि कर लेते हैं तो सेंटेंस पहचानना सीखो, और सेंटेंस पहचानना सीख गए तो नियम के जो अनुवाद होते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, तो कहते हैं अगर निगेटिव वाक्य है तो सबसे पहले कर्ता लिखो, और उस वाक्य में यदि हमें कर्ता ढूंढना हुआ तो हम जानते हैं कि इतने बड़े वाक्य में कर्ता हम कैसे ढूंढेंगे। तो सीधी सा प्रश्न है, हम कौन लगाकर प्रश्न कर दें, कौन दे चुके होंगे, ऑटोमेटिक अपने आप कर्ता सामने आ जाएगा। हमें परेशान होने की नहीं है, केवल नियम जानना है। कौन लगाओ, कर्ता पाओ, क्या लगाओ, कर्म पा जाओ। फिर उसके बाद जो काम हो करने का हमें मिलता है, काम कौन सा हो रहा है देखते हैं, करने का तरीका होता है, जो काम होता है वही तो क्रिया होती है। जिसने कर्ता क्रिया कर्म को पहचाना सीख लिया, फिर उसके लिए वाक्य क्या सबसे बड़ी बात है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं वे लोग अपने गांव में मैच नहीं देख चुके होंगे। कौन नहीं देख चुका भाई? मान रहा वे लोग, हमें कर्ता मिल गया, सबसे पहले कर्ता लिख देंगे दे, हमने दे लिख दिया। फिर उसके बाद ये कहते हैं नंबर 2 सहायक लिखो, नियम का पालन करते जाओ। अब यह टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी सहायक क्रिया विल हैव शैल हैव, लेकिन नियम कहता है कि विल और शैल के बाद नॉट लिखकर निगेटिव है तो नॉट लिख करके हैव लिखा है। आप तो दे विल नॉट हमने कर दिया। फिर उसके बाद हैव लगाना है तो हम हैव लगा देंगे, हमारा वाक्य छोटा होता जाएगा अपना हो। दे विल नॉट हैव। फिर उसके बाद कह रहे हैं मुख्य क्रिया ढूंढो। इस वाक्य में मुख्य क्रिया जो काम हो रहा है, करना ही क्रिया है, जो काम हो रहा है कौन सा काम? देखने का काम। और देखने का अंग्रेजी सी, लुक, वॉच, बिहोल्ड, गेज। लेकिन इन शब्दों का हम कहाँ प्रयोग करते हैं इसके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर विशेष तौर से हम मुख्यतः जो है देखने के लिए हम सी का प्रयोग कर ले रहे हैं, लेकिन सी का तीसरा रूप को कहते हैं। तो यहाँ सी का थर्ड फॉर्म में क्या होगा हमारा? सीन।
तो दे विल नॉट हैव सीन, कह रहे हैं उसके बाद कर्म। इतने बड़े वाक्य में हम कर्म को कहां ढूंढें? तो कर्म को पहचानने का एक आसान तरीका बताया गया। क्या या किसको लगा? प्रश्न कर दीजिए। क्या देख चुके होंगे? किसको देख चुके होंगे? अगर ऐसा हम प्रश्न करते हैं तो जो कर्म होगा वो ऑटोमेटिक सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे क्या देख चुके होंगे? तो उत्तर मिल रहा है मैच देख चुके होंगे। तो दे विल नॉट हैव सीन द मैच, द मैच। यदि दो दो कर्म होते तो क्या या किसको दो बार हम प्रश्न करते, दोनों कर्म हमारे सामने होते, लेकिन एक ही कर्म हमें मिला, हमने लिख दिया। जब क्या से उत्तर हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम कहां से प्रश्न करते हैं। अगर बड़ा वाक्य है तो क्या के बाद कहां कर दीजिए। कहां देख चुके हुए भाई? तो कह रहे हैं अपने गांव में। और हम जानते हैं कि जब अपने की बात आती है तो कर्ता के पास हम जाते हैं और पूछते हैं भाई तुम्हारे लिए अपने जी क्या लगती है। ये बताते हैं कि यदि कर्ता दे है तो अपने जी देर लगाओ, यदि कर्ता आई होता तो अपने जी माई बोलता, यदि कर्ता वी होता तो हम क्या लगाते, तब आवा लगा देते, यू होता तो योर लगाते। तो यहाँ पर कर्ता हमारा क्या? वे लोग। तो वे लोग शब्द बनेंगे देयर, THEIR। दे विल नॉट हैव सीन द मैच, कहां? इन देयर, सॉरी इन देयर, गांव में, इन देयर विलेज, VILLAGE। यहां हमने मेक अंग्रेजी इन लिख दिया, इन देयर विलेज, अपने गांव में, और अंत में लगा दिया फुल स्टॉप। इस तरह से वाक्य हमारे बड़े होंगे तो तरीका होता है कर्ता, क्रिया, कर्म, फिर कर्म को पहचानने के बाद हम कहां से प्रश्न करेंगे तो हमें स्थान मिल जाएगा। और उसके बाद कहां के बाद जो नियम कहता है कि आप कब से प्रश्न कर दीजिए तो आपको समय मिल जाएगा। यानी क्या से लिखिए, कहां से लिखिए जो उत्तर मिल रहा है, उसके बाद कब से प्रश्न करिए तो आपको समझ मिल जाएगा। कब खेल रहे थे, कब देख चुके होंगे? कह रहे हैं कि 2 दिन से या 2 बजे, ऐसी बात आती है समय की तो हम ऐसा बात कर लेते हैं। एक बार और हम देखते हैं। हम वे लोग थे, मैं अपनी कलम नहीं बेच चुका हूंगा। अब देखिए यहाँ पर नहीं शब्द आ गया और चुकी आ गया। अब इसका अनुवाद हमें करना है तो कह रहे हैं सबसे पहले कर्ता हमने आई लिख दिया, आई, फिर उसके बाद सहायक क्रिया आई साथ क्या लगाते हैं, शैल, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। आई शैल नॉट हैव। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यहाँ बेचना है और बेचना थर्ड फॉर्म, सेल, सोल्ड, हमने सोल्ड कर दिया। तो आई शैल नॉट हैव सोल्ड, क्या नहीं बेचा भाई? तो कह रहे हैं अपनी कलम, अपनी क्या तक पास आएंगे, सोल्ड माई, आई साथ माई पेन, और लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हम निगेटिव वाक्यों का अनुवाद करना सीख जाएंगे। इस तरह से अनुवाद कर लेंगे। यदि यही वाक्य इंट्रोगेटिव में दे दिया जाए, यदि वाक्य हमारा किसमें हो जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो नोट कर लीजिए पहले से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव GATIV कर लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या CNTENCE, प्रश्नवाचक वाक्य। ये कह रहे हैं कि यदि दिया गया वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में हो, फिर वही बात, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में है, प्रश्नवाचक में है, तो हमारे इस मन मस्तिष्क में क्वेश्चन उठेगा कि भाई किस तरह की वाक्य बात कर रहे हैं आप,
ए टाइप का वाक्य है कि बी टाइप का वाक्य है? तो हम बात करेंगे ए टाइप के वाक्य। ए टाइप का वाक्य वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है। हमेशा याद रखना, ए टाइप को हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, अर्थात वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है। और एक दूसरा वाक्य हमारा होता है बी टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। यह वह वाक्य होता है जब बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए, प्रश्न सूचक शब्द आए। प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं? वही क्या, कब, कैसे, कहाँ। जैसे शब्द बीच में यदि आते हैं तो हमारे बीच क्या होते हैं? बी टाइप होते हैं। इन्हें हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो आइए पहले देखते हैं यदि वाक्य हमारा ए टाइप का हो, इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो कहते हैं यदि वाक्य ए टाइप का, सबसे पहले कोई भी टेंस हो, यदि क्या से प्रारंभ हो रहा है तो नंबर 1 पर आप सहायक क्रिया लिखें। सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिखते हैं। इस टेंस की सहायक क्या है? विल और शैल है। हम जानते हैं कि यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो विल शैल को लेते हैं, है को बाद में कर देते हैं। अब नंबर 2 पर हम लिखेंगे कर्ता। अब कर्ता के बाद हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया के रूप में केवल विल या शैल लगाएंगे, क्या के लिए? फिर उसके बाद हम लोग कर्ता लिख करके हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? मुख्य क्रिया का हम लोग तीसरा रूप लिखते हैं, यानी एम भी घाते 3 करते हैं। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं और नंबर 4 करते हैं कर्म, धन इत्यादि, और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। यह होता है हमारा ए टाइप का अनुवाद करने का नियम। तो सब एक वाक्य देखा जाए, जैसे क्या तुम लोग अपनी किताब पढ़ चुके होंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसका वाक्य अनुवाद में करना है। सबसे पहले देख रहे हैं कि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है और अंत में चुकी आया हुआ है। टेंस की पहचान तो हमारी हो गई और सेंटेंस भी हम जान गए, क्या को देखते ही ये टाइप का है। सबसे पहले करना सहायक लिखिए। कर्ता इसमें कौन पढ़ चुका होगा? तुम लोग। कर्ता तुम लोग है तो सहायक क्या जाएंगे? हम लोग विल का प्रयोग कर लेंगे। हमने विल लगा दिया, विल। फिर कह रहे हैं कर्ता लिखिए विल यू। फिर उसके बाद सहायक क्रिया है तो बची हुई थी हमारी, विल शैल में बची हुई थी, हमने हैव का प्रयोग कर दिया। विल यू हैव मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, पढ़ना का थर्ड फॉर्म, रीड रेड, स्पेलिंग सेम रहती है। विल यू हैव रेड, क्या पढ़ चुके थे भाई? अपनी किताब पढ़ चुके थे। और यहाँ अपनी की बात फिर टकरा गई। अपनी की अंग्रेजी कर्ता के पास। कौन करता? तुम लोग। अब पूछिए तुम लोग साथ में क्या लगती है भाई? तो यू साथ अपने लीजिए योर, रीड योर। और यहाँ किताब है तो विल यू हैव रेड योर बुक, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया, विल यू हैव रेड योर बुक। अब प्रश्न उठता है कि यदि यही वाक्य हमारा बी टाइप का हो जाए, यह वाक्य हमारा बी टाइप का होगा तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? करें यदि बी टाइप का है तो जो प्रश्न सूचक शब्द हमारे होते हैं, ए टाइप का हमारा समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं यदि वाक्य हमारा बी टाइप का है तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। कहते हैं बी टाइप के वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आते हैं, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे शब्द यदि बीच में आ जाए तो वह बी टाइप का होता है। और बी टाइप के वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले नंबर 1 पर हम लिखते हैं
प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी जो हमारे क्या कब कैसे होते हैं हम सबसे पहले उनके नहीं लिखते हैं। फिर नंबर 2 पर लिखते हैं सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग कैसे करते हैं, कहते हैं कर्ता के अनुसार, कर्ता को देख करके अपनी सहायक क्रिया विल या शैल लगा लीजिए आप। नंबर 3 पर हमने कर्ता लिखा, उसके बाद है लिख देते हैं। नंबर 4 पर करते हैं मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और कर्म धन इत्यादि को लिख करके अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। जैसे एक वाक्य इसमें देखा जाए, मैं किताब क्यों खरीद चुका हूंगा, मैं किताब क्यों खरीद चुका हूंगा, क्वेश्चन मार्क। यह अनुवाद हमें करना है। तो हम तो पहचान तो देख ही रहे हैं, वाक्य भी देख रहे हैं कि बीच में ये क्यों शब्द आ गया। चुका चुकी तो था ही, टेंस की पहचान तो हो ही रही थी, साथ में यह क्यों शब्द बीच में आ गया। अगर यह क्यों शब्द बीच में आ गया तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं यदि बीच में आ जाए तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले इसी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या अंग्रेजी क्या होती है, कहते हैं सहायक वाई, हमने लिख लिया। कहते हैं नंबर 2 पर क्या लिखना होगा, सहायक क्रिया। अब इस टेंस में सहायक क्या होती है, कहते हैं विल या शैल होती है। तो हम विल लगावा कि शैल लगावा, देख रहे हैं कर्ता हमारा मैं है, यानी कर्ता हमारा आई है। यदि कर्ता आई है यानी फर्स्ट पर्सन का कर्ता आ जाए तब तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई और साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो वाई शैल आई, कर्ता भी हमारा हो गया, जो ही उसके बाद है लगा देंगे। तो वाई शैल आई है। एक लड़के बेचारे को कंफ्यूजन हो गया, वो सोचने लगा कि तो हैव का प्रयोग तो बहुवचन के साथ होता है और कर्ता एक वचन हो तो हैज का प्रयोग होता है। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम विल हैज कर दिया करें और शैल हैव कर लिया करें। उसके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा था कि विल का प्रयोग एक वचन साथ करते हैं और शैल का प्रयोग बहुवचन साथ करते हैं। ऐसी बात नहीं बच्चों, यहाँ पर ये हैव जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ एक वचन और बहुवचन के लिए नहीं बनाया गया है। ये तो इस टेंस की सहायक क्रिया स्पेशली है, उसके लिए प्रयोग करना है। यह प्रेजेंट टेंस नहीं है कि इसमें हैव के साथ एक वचन है और बहुवचन साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये तो ऑलरेडी सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विल हैव और शैल हैव। तो आप लोग ऐसे उस बच्चे की तरह कंफ्यूजन मत पालिएगा, अनुवाद अपना इसे करिएगा। तो वाई शैल आई हैव, उसके बाद मुख्य क्रिया का कहना तीसरा रूप लिखना है। तो मुख्य क्रिया क्या होता है, यहाँ देखिए खरीदना, खरीदना कहीं क्या होती है बाई, और बाई का तीसरा रूप हम जानते हैं कि 5 रूप होते हैं, उसमें तीसरा रूप क्या होगा इसका, कह रहे हैं बाई बाट बाट। तो वाई शैल आई हैव बॉट, BOUGHT बॉट, क्या खरीद चुके होंगे। तो कह रहे हैं कर्म में क्या मिल रहा है हमें, किताब, बॉट अ बुक, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य हम और देखते हैं, सरला अपने गांव कब जा चुकी होगी। अब इसको हम कह सकते हैं कि सरला अपने गांव कब गई होगी, जा चुकी होगी या तो गई होगी, और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अब ऐसे वाक्यों का हमें अनुभव करना है तो सबसे पहले पहचान, फिर उसके बाद वाक्य टेंस की पहचान। और देख रहे हैं इसमें कब शब्द आ गया, इंट्रोगेटिव वाक्य। अब कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अब सरला के साथ हम सहायक क्या लगा हुआ, विल या शैल, तो विल लगा दिया हमने।
तो व्हेन विल सरला, सरला नाम है, तो व्हेन विल सरला, फिर उसके बाद हैव, व्हेन विल सरला हैव मुख्य क्रिया, गो एंड गान, गान कहाँ गई होगी भाई, अपने गांव। सरला, सरला या फेमिनिन जेंडर है और इसके प्रोनाउन मिलता है सी। अब अपने की बात आई तो अपने तुरंत दौड़ते हुए कर्ता के पास आया, कहा भाई अब तो नाम है तो आपसे क्या मिलने वाला है। सरला ने कहा हम तो स्त्रीलिंग है, हमारे लिए प्रोनाउन सी प्रयोग होता है। अब सी के साथ अपने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो सी के साथ क्या लगाते हैं हर, और ये ही होता तो हिज, आई होता तो माई, वी होता तो आवर, और दे होता तो क्या लाते हम लोग देयर। गुड, बहुत अच्छा। तो यहां पर अपने हो गई गान हर और गांव, गान हर विलेज, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो बी टाइप के हमारे वाक्य होते हैं इनका अनुवाद ऐसे ही हम कर लेते हैं। अब इसी वाक्य यदि हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो जाए, प्रश्नवाचक के साथ साथ एक ऐसा वाक्य हो जाए प्रश्नवाचक के साथ साथ यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी हो जाए, NEAGATIV अर्थात इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो अब इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे बच्चों, चाहे वाक्य ए टाइप हो चाहे बी टाइप, सीधी सी बात है। यदि वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होगा तो हम भली भांति जानते हैं कोई भी टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य आया हुआ हो तो हम कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। शेष नियम हमारे ए टाइप बी टाइप जैसे करते थे वैसे कर देंगे। जैसे मैं किताब क्यों खरीद चुका था, अब इसी में हमें नहीं शब्द लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, मैं किताब क्यों के बाद हम नहीं जोड़ देंगे, क्यों नहीं खरीद चुका हूँ, ये तो हिंदी वाला हो गया। अब इसका अनुवाद हमें करना है तो अनुवाद कैसे करेंगे, कह रहे हैं कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो हम कर्ता के बाद नॉट लगा करके तब हैव लिखते हैं। बस अगर बी टाइप का वाक्य है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर नंबर 2 पर सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे, कर्ता लिखकर जैसे ही कर्ता मिलेगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद हैव को लगा देंगे। यदि हमारा वाक्य ए टाइप होता तब सबसे पहले हम इसको खत्म कर देते और कहते सबसे पहले सहायक क्रिया लिखिए, फिर कर्ता लिखिए और फिर नॉट के बाद हैव लगा दीजिए, से नहीं हमारा होता। तो ये वाक्य हमारा देख लीजिए क्या है, इसमें कह रहे हैं कि मैं किताब क्यों नहीं खरीद चुका हूँगा, तो व्हाई क्यों के लिए हमने लिख दिया, सबसे पहले सहायक प्रश्न शब्द के लिए लिखा हमने, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हमने लिख दिया विल या शैल, फिर कहा हमने कर्ता लिख दिया, कर्ता एक कह रहा है जो ही कर्ता मिलता है उसके तुरंत बाद नॉट लगाइए, तो यही हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो व्हाई शैल आई नॉट हैव बॉट अ बुक, हमारा वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव व्हाई, नॉट निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, वाक्य हमारे बाद हो गया। शेष नियम तो हमारे देख ही रहे हैं आप लोग, ऐसे रहेंगे। दूसरा वाक्य था हमारा सरला अपने गांव में कब जा चुकी होगी, तो यहाँ इसको निगेटिव कैसे करेंगे हम लोग, सरला अपने गांव में कब, अब नहीं जोड़ना है हम लोग, कब नहीं जा चुकी होगी, कब नहीं जा चुकी होगी। अब इसका अनुवाद करना है, कुछ नहीं करेंगे, इसमें सेम नियम हमारा रहेगा। करना क्या है, हमें सिर्फ कर्ता के बाद नॉट लगा देना है। व्हेन विल सरला कर्ता हो गया,
और इसी के बाद में क्या जोड़ देना है, नॉट। तो व्हेन विल सरला नॉट हैव गॉन, गॉन कहाँ, गांव में, सरला अपने गांव, गॉन हर विलेज, हो गया अपना अनुवाद हमारा हो गया। अच्छा आगे देखिए एक वाक्य और देखते हैं। वे लोग नहीं, क्या से देखते हैं, क्या वे लोग फूल नहीं तोड़े होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ चुका नहीं आया है, या ई आ गया है, तोड़े होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, पहचान तो हमारी हो गई। अब इस वाक्य को देखते हैं, कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। कैसा वाक्य है, निगेटिव वाक्य है, नहीं भी है, प्रश्नवाचक भी है, यहाँ पर क्या से भी शुरू हो रहा है, यह इंट्रोगेटिव है, निगेटिव वाक्य है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य तो कैसा है, ए टाइप का है। कहते यदि वाक्य ए टाइप का हो तो सबसे पहले सहायक लिखते हैं, तो हम भी तो सबसे पहले सहायक लिख देंगे। सहायक क्या हुआ, वे लोग, विल हमारा हो गया, और उसके बाद कर्ता दे हो गया। जैसे ही कर्ता लिखेंगे तुरंत नहीं लिखना पड़ता, निगेटिव की बात होती है तो नॉट, तो विल दे नॉट, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हमने हैव लगा दिया, विल दे नॉट हैव। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप की बात आती है, तो यहाँ तोड़ना शब्द है, और तोड़ना का शब्द क्या होती, प्लग, प्लग्ड, और प्लग्ड तीसरा रूप हो गया हमारा, PLUCKED, प्लग्ड, क्या तोड़ चुके थे, फूल, प्लग्ड द फ्लावर, FLOWER, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से वाक्य हमारा हो गया, विल दे नॉट हैव प्लग्ड द फ्लावर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, इस तरह से आप लोग वाक्य समझ गए होंगे कि हम क्या से साथ साथ नहीं कैसे लगाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो परफेक्ट टेंस हमारे होते हैं, आपने पाठ में तो देखा था, ये काम के होने के बाद दूसरा काम होता था, अनुवाद हम कैसे करते हैं। कहते हैं कि यदि इस वाक्य में नियम था, नोट कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग, एक विशेष बात होती है कि यदि एक काम के होने के बाद दूसरा काम होता है, या कह सकते हैं यदि आने वाले समय में एक दो काम होते हैं, जो काम पहले होता है, यदि वाक्य में एक काम के साथ दूसरा काम जो हो रहा है, तो जो काम पहले होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं यदि आने वाले समय में, नोट कर लीजिए आप लोग, आने वाले समय में एक काम के होने के बाद दूसरा काम होता है, तो दूसरा काम होता है तो जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो काम बाद में होता है, जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। नोट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी अनुवाद करने का नियम बताया गया आप लोगों को।
टेंस में करते हैं जो नियम वाले होते हैं। अब एक वाक्य देखते हैं। मेरे आने के बाद या पहले, मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। एक तो यहाँ हमारे आने का काम हो रहा है और दूसरा उधर जाने का काम हो रहा है। कहते हैं कि यदि आने वाले समय में, भविष्य काल में, एक काम के होने के बाद दूसरा काम होता है तो अनुवाद करने जो नियम होता है, हम देखते हैं कि इन दोनों कामों में पहले कौन सा काम हो रहा है। देख रहे हैं वह जा चुका होगा, मतलब मैं आया नहीं, वो चला गया। तो ऐसे वे में जो काम पहले होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो यानी वह जा चुका होगा, ये काम पहले हुआ है और इसका अनुवाद होगा he will have gone। या फिर जैसा वाक्य हो गया। फिर कह रहे हैं जो काम बाद में होता है, मेरे आने, मैं आता हूं। मेरे आने मतलब मैं आता हूं। जब वो जा चुका होगा तो मैं आता हूं। मेरे आने से पहले की बात करिए तो पहले कहिए बिफोर आई। यहाँ जो काम बाद में होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मेरे आने, मैं आता हूं। जब मैं आता हूं का अनुवाद करना होगा मुझे, तो मैं जानता हूं कि यदि कर्ता आई है तो मुख्य क्रिया का हम बहुवचन रूप में फॉर्म पर इसमें यस नहीं लगाते हैं, तो क्या होती है, आई कम, बिफोर आई कम, और फिर लगा देते हैं। एक बात और देखते हैं। मोहन के लिखने से पहले वह या मैं, लेकिन मोहन के लिखने से पहले मैं पहुंच चुका था, मैं पहुंच चुका हूंगा। यानी मोहन लिख नहीं पाएगा तब तक मैं वहां पहुंच चुका हूंगा। कह रहे हैं कि देखिए ध्यान से, आने वाले समय में, भविष्य काल में एक काम के से साथ साथ दूसरा भी काम हो रहा है। तो इनमें जो काम पहले हो रहा है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूंगा, तो क्या अनुवाद होगा हमारा, आई शैल हैव रिच्ड। रिच माने क्या होता है, पहुंचना। आई शैल हैव रिच्ड, पहले बिफोर। अब यहां देखिए, मोहन के लिखने से, मोहन एक वचन। अब मोहन लिखने मतलब मोहन लिखता है बात होती है। तो मैं पहुंच चुका तब मोहन लिखता है, तो बिफोर मोहन। अब यहाँ पर लिखना नहीं क्या होती है, राइट। यहाँ कर देंगे राइट। मोहन राइट, हम जानते हैं कि मुख्य क्रिया में ऐसे लगाते हैं, कहता है ये वचन होता है तब। तो आई शैल हैव रीच्ड बिफोर मोहन राइट्स, और हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो मैं एक वाक्य दे रहा हूं, उसका अनुवाद आप लोग करेंगे। लिखिए एक वाक्य, वे लोग किताब नहीं फाड़ चुके होंगे। क्या
हम लोग आगरा पहुंच चुके होंगे, इन दोनों वाक्यों का आप लोग अनुवाद करें और अपने ज्ञान को परखें। यही साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।